Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव का पाचन तंत्र। यह आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे रेलवे हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसआई हो, पुलिस हो, आर्मी हो, सब जगह मानव के पाचन तंत्र से एक क्वेश्चन 100% आता है। तो दोस्तों, यहाँ पे पाचन तंत्र से पहले हम लोग एक चीज़ समझेंगे कि पाचन होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, पाचन जो होता है इसका अर्थ यह है कि जल में अघुलनशील भोज्य पदार्थ को घुलनशील अवस्था में बदलकर उन्हें रक्त धमनियों के द्वारा अवशोषण करने के योग्य बनाना ही पाचन कहलाता है। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे कि पाचन कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों, पाचन जो भी होगा वह होगा ग्रंथि के कारण। कोई ना कोई ग्रंथि होगी जो किसी न किसी, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, इनमें से किसी न किसी का पाचन करेगी। क्योंकि ग्रंथियों से निकलता है रस और उसी रस से निकलता है एंजाइम, और एंजाइम्स जो होते हैं वही एंजाइम्स ही भोजन को पचाने का काम करते हैं। दोस्तों, आप अभी देखेंगे जितने भी ग्रंथि हैं उनसे कोई ना कोई एंजाइम निकलेंगे और वह एंजाइम किसी न किसी का पाचन करने का प्रयास करेंगे या पाचन करेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आ जाएगा मुख या मुख गुहा। आपको पता होना चाहिए कि पाचन की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाती है मुख से ही, और मुख में ही म्यूसिन नामक एक पदार्थ पाया जाता है, और इसी म्यूसिन नामक पदार्थ से भोजन चिकना या लुगदी हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इसी मुख में पाई जाती हैं लार ग्रंथियाँ। हमने अभी आपको बताया कि ग्रंथियों से रस का स्राव होता है, यानी लार ग्रंथियाँ जो पाई जाती हैं 3 जोड़ी, उसी से रस का स्राव होगा, और रस का मतलब यहाँ पे लार से हो गया। अब इसी रस में पाया जाएगा एंजाइम, यानी यहाँ पे पाया जाता है टाइलिन एंजाइम, और ये एंजाइम ही भोजन को पचाते हैं, और यहाँ पे वह एंजाइम टाइलिन नामक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को पचा देगा। यानी आप कोई भी खाना खाएंगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन सब रहेगा, लेकिन मुख में केवल कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन होता है। अब यह लार ग्रंथियाँ जो होती हैं वह 3 जोड़ी होती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं, और इन लार ग्रंथियों का पीएच मान जो होता है वह 6.5 से 7.5 होता है। यानी लार का पीएच मान अगर आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे 6.5 से 7.5, यानी अम्लीय क्षारीय दोनों होता है। अगर बात किया जाए कि लार जो है पूरे दिन में कितना स्रावित होता है, तो 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन लार का स्राव होता है, जिसे अंग्रेजी में हम सलाइवा कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, लार ग्रंथियों का नियंत्रण जो है तंत्रिका तंत्र करता है। एक बार और हम बता देते हैं आपको कि पाचन की प्रक्रिया मुख से शुरू होती है। इस प्रक्रिया को शुरू करने में म्यूसिन नामक पदार्थ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भोजन को चिकना बना देता है। इसके अतिरिक्त पाचन की क्रिया में लार ग्रंथियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है। इन लार ग्रंथियों से टाइलिन नामक एंजाइम निकलते हैं, जो कि पाचन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होते हैं, और टाइलिन नामक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो है आपका भोजन यहाँ से पहुँचा ग्रास नली में। आपको पता है कि ग्रास नली में भोजन तो जाता है, लेकिन कोई पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। इसी को हम निगल द्वार भी कह सकते हैं। यह 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और श्वास नली के नीचे स्थित होती है। श्वास नली के नीचे स्थित होती है, और यह आमाशय में जाकर क्या होती है, खुलती है। तो दोस्तों, यहाँ से आपका यह पहुँच गया कहाँ पे, आमाशय में, और यह आपका आमाशय है। इस आमाशय में पहुँचने के बाद अब दोस्तों भोजन आ गया आमाशय में, और आपको पता होना चाहिए कि आमाशय में भी पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, और इनसे भी रस का स्राव होता है, और इसमें से भी एंजाइम निकलते हैं, और एंजाइम का काम ही होता है कि भोजन को पचाना। और दोस्तों, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का तो मान लीजिए टाइलिन वहाँ पे पाचन कर दिया, और यहाँ पे थोड़े बहुत एंजाइम जो आमाशयी एंजाइम होते हैं वो निकल के इसको पाचन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण रूप से प्रोटीन का पाचन होता है, जिसे पेप्सिन नामक एंजाइम पचाता है। प से प्रोटीन, पा से पेप्सिन। आपको याद रखना है कि पेप्सिन नामक एंजाइम जो होता है वह आमाशय में निकलता है, और आमाशय से ही प्रोटीन का पाचन करता है।
अब दोस्तों देखिए, अब देखिए दोस्तों, इसी में ढेर सारे प्रकार के जठर रस निकलते हैं और इसमें से एक जठर रस जिसका नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यही जठर रस या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ से जो भोजन क्षारीय आ रहा है इसे बना देगा कैसा, अम्लीय बना देगा। और अम्लीय बनाने के बाद जानते ही हैं कि अम्लीय बनाने के बाद भोजन खट्टा हो जाएगा और खट्टा चीज़ जल्दी सड़ता नहीं है, अर्थात यही जठर रस या HCl भोजन को सड़ने से बचाता है और भोजन का संग्रह इस आमाशय में बहुत ही समय के लिए अर्थात 4-5 घंटे के लिए रहता है और यही आमाशय भोजन को पतला लेई जैसा बना देता है। इसके अलावा यही जठर रस जो HCl है वह भोजन के साथ आए जीवाणुओं का नाश कर देता है। भोजन में जो भी आप हानिकारक चीज़ खा लिए हैं उसको तुरंत जो है नाश कर देता है। अब कुल मिला जुला के अगर बात किया जाए तो यही जठर रस या HCl जो है यह भोजन को सड़ने से बचा रहा है, इसीलिए आमाशय का फ्रीज जो है जठर रस या HCl को हम कहते हैं। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण रूप से आमाशय में ही संपादित होती है। आमाशय में विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम तथा जठर रस निकलते हैं। आमाशय के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, याद रखना है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आदि पदार्थों का पाचन होता है। आमाशय से ही HCl जठर रस स्रावित होता है जो भोजन को सड़ने से बचाता है तथा ऊर्जा उत्पादन करने के लिए सुरक्षित रखता है। इसलिए HCl जठर रस को आमाशय का फ्रीज कहा जाता है। और आमाशय का प्रमुख कार्य भोजन का महत्वपूर्ण पाचन है, भोजन का संग्रह है, भोजन को पतला लेई जैसा करना है, भोजन के साथ आए जीवाणुओं का नाश करना है। ये सब आमाशय के मुख्य कार्य हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, आपका भोजन आमाशय से चल के आता है इधर, और इधर आने से पहले यहाँ पे एक ग्रंथि पाई जाती है और जो हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका नाम है यकृत या अंग्रेजी में इसे लीवर कहते हैं। और यही लीवर से एक रस स्रावित होता रहता है। इसी लीवर से पित्त रस का स्राव होता है। आपको हमने बताया है कि एक ग्रंथि है, लीवर भी एक ग्रंथि है और ग्रंथि से रस का स्राव होता है। तो इस ग्रंथि से जो रस निकलता है उसे हम पित्त रस कहते हैं और पित्त रस क्षारीय होता है। दोस्तों, पित्त रस जो होता है वह पित्त रस कैसा होता है, क्षारीय होता है। और यहीं पे एक पार्ट होता है, उसी पार्ट में इकट्ठा रहता है और इस पार्ट का नाम है पित्ताशय या अंग्रेजी में इसे गाल ब्लैडर कहते हैं। आप ध्यान से सुनेंगे कि पित्त रस का स्राव यकृत या लीवर नामक ग्रंथि से होती है और यकृत या लीवर में ही एक स्थान होता है, एक पार्ट होता है पित्ताशय या अंग्रेजी में उसे गाल ब्लैडर कहते हैं। उसी में पित्त आके क्या रहता है, एकत्रित रहता है। अब ज्यों यहाँ से भोजन जो है इधर पास किया, भोजन पास किया कि उसको पता चला कि हमको क्या करना है, निकलना है। भोजन आते ही वहाँ से पित्त रस जो गाल ब्लैडर में एकत्रित था निकल के इसी भोजन में क्या हो जाता है, मिल जाता है। और भोजन में मिलने के बाद भोजन को क्षारीय बना देता है। भोजन यहाँ पे कैसा था, अम्लीय था। अब यहाँ से जब ये मिल गया तो भोजन कैसा हो गया, क्षारीय हो गया। उसके बाद भोजन धीरे धीरे आगे पहुँचेगा। जो यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ पे पहुँचने के पहले ही एक और ग्रंथि आपको दिखाई देता है जिसका नाम है अग्नाशय। और अग्नाशय जो ग्रंथि होती है इसे हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। हमारे शरीर में जो मिश्रित ग्रंथि पाई जाती है उसे हम अग्नाशय कहते हैं। अब अग्नाशय जो है दोस्तों, अग्नाशय से 3 प्रकार के रस निकलते हैं। अग्नाशय से 3 प्रकार से अग्नाशयी रस निकलते हैं, अग्नाशयी एंजाइम निकलते हैं और इसी भोजन में मिल जाते हैं। एक तो निकलता है एमाइलेज एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, एक निकलता है लाइपेज एंजाइम जो वसा का पाचन करता है और एक निकलता है ट्रिप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन का पाचन करता है। और ये तीनों इसमें भोजन में यहीं पे मिल जाएंगे और मिलने के बाद भोजन आ जाता है छोटी आंत में। और छोटी आंत में यही एमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देता है, लाइपेज जो होता है वसा का पाचन कर देता है और ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन कर देता है। और भोजन का पूर्ण रूप से पाचन जो है आपके छोटी आंत में हो जाता है। और छोटी आंत में जो भी अपच मटेरियल बच जाता है वो धीरे से बड़ी आंत से होते हुए गुदा द्वार द्वारा अपच या वेस्ट मटेरियल या हानिकारक पदार्थ जो है बाहर शरीर से निकल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से हम लोग देखते हैं कि अग्नाशय से 3 प्रकार के रस निकलते हैं। आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, एमाइलेज, वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज, प्रोटीन का पाचन कौन करता है, ट्रिप्सिन। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद वह पाचन कहाँ पे करेगा, यहाँ पे छोटी आंत में। अब छोटी आंत क्या होगी, छोटी आंत जो होगी वह 6 से 7 मीटर
लंबी होती है। हमारे शरीर के सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वह छोटी आंत ही होती है। तो पाचन की क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में, और कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। और इसमें देखिए दोस्तों, छोटी आंत में जब पूरा पाचन हो जाता है तो रसांकुर भाग जो होता है धमनी का, तो उसी धमनी के रसांकुर भाग के द्वारा जो है एकदम जो घुलनशील पदार्थ जो हो जाता है उसे अवशोषण कर लिया जाता है। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो चली जाती है बड़ी आंत में, जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, और मलाशय के द्वारा जो है यह अपच भोजन को शरीर से क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो यही पूरी पाचन की प्रक्रिया थी, जिसे हम लोग एक बार फिर से देखिए यकृत के बारे में थोड़ा सा फिर देख लेते हैं कि यह सबसे बड़ी ग्रंथि है, पित्त रस उत्पन्न करती है, भोजन को क्षारीय बनाना इसका काम है, अवशोषित प्रोटीन को एमिनो अम्ल के रूप में संचित करना इसका काम है, और विषाक्त पदार्थों को सामान्य पदार्थों में बदलना इसका काम है। तो यही पूरा मानव का पाचन तंत्र था दोस्तों। इसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा इसको और डिटेल से पढ़ लेते हैं वन बाई वन। जैसे देखिए दोस्तों, पहला आपका क्वेश्चन आएगा, पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो पाचन की प्रक्रिया मुख से शुरू होती है। इस प्रक्रिया में म्यूसिन नामक पदार्थ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है दोस्तों, लार ग्रंथियों से टाइलिन नामक एंजाइम का स्राव होता है, और लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी अर्थात 6 होती है। इसका नियंत्रण तंत्रिका तंत्र करता है, और लार ग्रंथियों का पीएच मान या लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है। ठीक है। लार में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। हमने तो आपको लार में एक एंजाइम के बारे में बताया, टाइलिन, लेकिन लार में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। ठीक है। पहला होता है टाइलिन, दूसरा होता है माल्टोज, तीसरा होता है लाइसोजाइम। तो दोस्तों, जो टाइलिन नामक एंजाइम होता है भोजन को पचाने का काम, यानी कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम यही करता है। जितने भी आप भोजन में ग्लूकोज आपके रहेंगे, उस ग्लूकोज को यह माल्टोज के रूप में बदल के, जो मोनोसैकेराइड रहेगा उसे डाइसैकेराइड के रूप में बदल के वो जो है भोजन को पाचन कर देते हैं। उसके बाद जो माल्टोज होगा, माल्टोज जो होगा वह किसी भी शर्करा को किसी भी कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज कर देता है, मीठा बना देता है। कोई भी चीज़ आप खाएंगे तो उसे मीठा बनाने का काम माल्टोज का होता है, और किसी भी शर्करा को यह ग्लूकोज में बदल देगा। जैसे यहाँ पे माँ है, यहाँ पे माँ है, तो माँ के बीच में आप बदल दीजिए तो गा हो जाएगा, यानी माल्टोज जो है किसी भी शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। अगला है लाइसोजाइम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइसोजाइम जो है हानिकारक जीवाणुओं को मारने का काम करता है। दोस्तों, जो आप खाना खाते हैं, खाना खाते ही तुरंत जो है हानिकारक जीवाणु जो भी आपके मुंह में जाएंगे उसे लाइसोजाइम जो है मार देगा। अगर लाइसोजाइम नहीं मार पाता है तब यकृत मारता है। ठीक है, जिसका यकृत का भार 1.5 यानी 1.5 किलो के लगभग होता है। तो लाइसोजाइम हानिकारक जीवाणुओं को मारने का काम करता है, और पशुओं में थायोसाइनेट के रूप में पाया जाता है। यही लाइसोजाइम जो मनुष्यों में हानिकारक जीवाणुओं को मारता है, वही लाइसोजाइम जो है पशुओं में थायोसाइनेट के नाम पे पाया जाता है, के रूप में पाया जाता है, जो कि घावों को सुखाने में मदद करता है। जैसे कोई भी पशु है, उसको चोट लग गई, चोट लगने के बाद आप देखते हैं पशु घाव को जीभ से चाटते हैं, और घाव में ही पाया जाता है थायोसाइनेट, जो लाइसोजाइम का ही एक रूप पाया जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा आमाशय। तो आमाशय जो है भोजन के पाचन में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया आमाशय में होती है। यहाँ पर जठर रस यानी HCl पाया जाता है। जठर रस अम्लीय होता है, जो भोजन को सड़ने से बचाता है तथा ऊर्जा उत्पादक कार्यों के लिए सुरक्षित रखता है तथा हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। फिर आमाशय के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज करता है, जबकि प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन करता है आमाशय में। उसके बाद दोस्तों, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन रेनिन होता है। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा है कि रेनिन प्रोटीन किस में पाया जाता है। तो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन रेनिन होता है, जो द्रव अवस्था में रहता है तथा दूध को फाड़ने का काम भी करता है। जो दूध फट जाता है तो वह रेनिन प्रोटीन के कारण ही फटता है। अब देखिए दोस्तों, जो रेनिन है वही रेनिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से क्रिया करके केसीन बना लेता है। और जो आप देखते हैं दूध की सफ़ेदी होती है, दूध सफ़ेद रंग का जो होता है वह किस प्रोटीन के कारण होता है? तो वह केसीन प्रोटीन के कारण होता है। उसके बाद दोस्तों, जो केसीन प्रोटीन होता है वह HCl से क्रिया करके परकेसिनेट बना देता है। और जो परकेसिनेट होता है वह दही जो होता है वह ठोस अवस्था में
परकेसिनेट जीवाणु के कारण होती है। जो दही ठोस अवस्था में होती है वह परकेसिनेट जीवाणु के कारण ही होती है। उसके बाद दोस्तों लाइपेज जो है वसा या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ज़्यादातर आता है लाइपेज वसा का पाचन करता है। उसके बाद देखेंगे दूध का जो पीलापन होता है वह केरोटीन के कारण होता है, और केरोटीन के अलावा राइबोफ्लोविन जो विटामिन B2 है उसके कारण भी गाय का रंग पीला होता है। तो दूध का पीलापन केरोटीन या विटामिन B2 के कारण होता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यकृत, जो अप्रत्यक्ष भूमिका निभाता है भोजन को पचाने में। यकृत में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। यकृत जो है बनाता है पित्तरस को या स्राव करता है पित्तरस का, जो पीला द्रव होता है जिसमें 90% पानी होता है, जिसका pH मान 7.7 होता है, अर्थात यकृत से जो पित्तरस निकलता है उस क्षारीय होता है। और पित्तरस एकत्रित उसी पित्तरस जो है यकृत में एक पार्ट होता है पित्ताशय, उसी में एकत्रित रहता है, और इसे अंग्रेजी में हम गाल ब्लैडर कहते हैं, और यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पोस्टमार्टम के समय शरीर के यकृत अंग का ही चेक किया जाता है, और यकृत जो होता है वह सुरक्षात्मक कार्य करता है, विषाक्त पदार्थों को सामान्य पदार्थों में बदल देता है, टॉक्सिक मटेरियल को जो है एकदम फ्रेश मटेरियल में चेंज कर देता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों यकृत जो होता है वह विटामिन ए का संश्लेषण या पाचन भी करता है, भोजन को क्षारीय बनाता है ताकि भोजन जल्दी से क्या हो जाए, पच जाए। इसके बाद दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि या को बात करते हैं। अग्नाशय को ही हम पैंक्रियाज कहते हैं, और इसकी भी अप्रत्यक्ष भूमिका होती है, अर्थात इसमें भी भोजन जाता नहीं है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलते हैं, और ये अग्नाशयी रस से एंजाइम निकलते हैं, और 3 महत्वपूर्ण रूप के एंजाइम निकलते हैं। एक का नाम है एमाइलेज एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, एक का नाम है लाइपेज एंजाइम जो वसा का पाचन करता है, और एक का नाम है ट्रिप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन का पाचन करता है। तीनों निकलते अग्नाशय में है, और भोजन तो अग्नाशय में जाता नहीं है। जब अग्नाशय से निकलते हैं लेकिन जाके छोटी आंत में पाचन करते हैं। यह मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि यानी अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि की अगर हम बात करें, एंडोक्राइन ऊतक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि में, और उसी में एक द्यूप पाया जाता है। जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसी में एंडोक्राइन ऊतक पाया जाता है, और एंडोक्राइन ऊतक में एक द्यूप पाया जाता है जिसकी खोज जो है लैंगरहैंस ने की थी, इसीलिए इसे लैंगरहैंस की द्यूपिका कहते हैं, और जिसका काम होता है कि हार्मोन प्रोड्यूस करे। यानी जो लैंगरहैंस की द्यूपिका पाई जाती है एंडोक्राइन ऊतक में, उसका काम होता है हार्मोन प्रोड्यूस करना। और आपको पता है कि हार्मोन जो होता है वह शरीर के विभिन्न कार्यों पर नियंत्रण करना इसका काम होता है। अब देखिए 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, एक अल्फा सेल, एक बीटा सेल से, और एक डेल्टा सेल से। 3 प्रकार के सेल हैं, उन्हीं सेलों से 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। पहले हार्मोन का नाम है ग्लूकेगान हार्मोन्स, जिसका स्राव अल्फा सेल से होता है। एक का नाम है इंसुलिन हार्मोन, जिसका स्राव बीटा सेल से होता है। और तीसरा जो है डेल्टा सेल, यह कुछ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, जबकि ये भी इंसुलिन ही स्रावित करता है, लेकिन मेन रूप से जो है बीटा सेल इंसुलिन का स्राव करता है। अब दोस्तों देखिए इंसुलिन जो होता है इसकी खोज जो है 1921 में बैटिंग एवं बेस्ट ने किया, और इसका निर्माण भी किया जाता है डहेलिया नामक पौधे की जड़ों से। अब इंसुलिन जो है शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंसुलिन जो है शर्करा या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा का नियंत्रण करता है। अगर इंसुलिन बढ़ जाता है आपके शरीर में, जो इंसुलिन हार्मोन्स बढ़ जाता है, तो आपके शरीर में शर्करा कम हो जाएगी, और शर्करा अगर कम रहेगी तो डायबिटीज़ या मधुमेह या शुगर की बीमारी का कम चांस रहेगा। लेकिन आपके शरीर में इंसुलिन का स्राव अगर कम होने लगा तो शर्करा ऑटोमेटिक क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, और शर्करा अगर बढ़ गई तो आपके शरीर में मधुमेह, डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी हो जाएगी, जिसका डॉक्टरी नाम ग्लाइसीमिया है। और इसीलिए जो है इंसुलिन का स्राव इसीलिए ज़रूरी है। जब आपको डायबिटीज़ होता है तो इंसुलिन बढ़ाने का दवा दिया जाता है ताकि शर्करा ऑटोमेटिक घट जाए और आपका डायबिटीज़ या शुगर का लेवल कंट्रोल रहे, जो 70 से 150 होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए ग्लूकेगान जो स्रावित होता है, तो ग्लूकेगान जो है रक्त में
शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्लूकेगान जो है आपके रक्त में शर्करा को बढ़ाएगा। ठीक है, ग्लूकेगान अगर स्रावित हो रहा है अल्फा सेल से ज़्यादा तो रक्त में शर्करा को बढ़ा देगा, लेकिन शर्करा के नियंत्रित करने का काम इंसुलिन हार्मोन का होगा। जितना ज़्यादा इंसुलिन निकलेगा उतना कम जो है शर्करा होता चला जाएगा। इसके अलावा ग्लूकेगान का काम है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कर देना। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना जो है ग्लूकेगान का काम है। तो ग्लाइकोजन को जब ग्लूकोज में बदल देंगे तो ग्लूकोज बढ़ता चला जाएगा, शर्करा बढ़ता चला जाएगा। तो यही कह रहा है कि रक्त में शर्करा बढ़ाने का काम ग्लूकेगान का है। और जस्ट इसी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज का उल्टा अगर करना है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम पुनः जो है डेल्टा सेल करता है। ठीक है, देखिए डेल्टा सेल जो है इंसुलिन में पाए जाने वाले ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में पुनः बदल देता है, जो कि अल्फा सेल का उल्टा है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं छोटी आंत में। छोटी आंत को हम क्षुद्रांत या स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। इसका कार्य है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है और प्रोटीन है, इसका पूर्ण पाचन व अवशोषण। कार्बोहाइड्रेट का पाचन वही जो अग्नाशय से एमाइलेज निकलता था यहाँ पे साथ में आके कर देगा। वसा, लाइपेज और प्रोटीन को ट्रिप्सिन एंजाइम जो है पचा देगा और उसे रसांकुर के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा छोटी आंत की ग्रंथियों में। उसके बाद पाचन की क्रिया पूरी हो जाती है छोटी आंत में। भोजन का अधिकांश भाग का पाचन यहीं पर होता है। इसके अलावा जो है जो घुलनशील पदार्थ हैं उनको अवशोषण कर लिया जाता है रसांकुर के द्वारा। अवशोषण के बाद भोजन घुलनशील अवस्था में रक्त में मिल जाता है। इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर या 22 फुट होती है छोटी आंत की। फिर भोजन जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत या बृहदांत या लार्ज इंटेस्टाइन, इसका मुख्य काम है मल त्याग अर्थात अपच या अपशिष्ट पदार्थों को गुदा द्वार के माध्यम से शरीर से बाहर निकालना ही कहलाता है, बड़ी आंत का काम होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग दांत की संरचना पढ़ेंगे।